Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Co-presented by Muthoot Finance. Gold Loan. सोना क्या नहीं कर सकता. Co-powered by Mongia Steels. Steel का बादशाह. In association with JK Smart Tire. Save fuel, stay safe. Dr. Ortho Ayurvedic Oil एवं कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा. मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ. PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। कल्पना कीजिए कि 2029 का अगला लोकसभा चुनाव 543 सीटों की बजाय 816 सीटों पर लड़ा जाएगा और तब सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की बजाय 409 सीटों की आवश्यकता पड़ेगी और इसके साथ ही इसमें 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। आज मोदी सरकार ने लोकसभा में इसी के बारे में एक बिल पेश किया है और अगर ये बिल पास हो गया तो ये देश की राजनीति और चुनावों को हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इससे देश की राजनीति में दक्षिण भारतीय राज्यों का महत्व और संख्या बल कम हो जाएगा, यानी उनके साथ नाइंसाफी होगी। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश हो रही है जिससे आज हम डिकोड करेंगे और ये जो नई व्यवस्था हमारे देश में होने वाली है, जिस पर चर्चा चल रही है, ये आपको भी आज हम समझाएंगे सरल भाषा में, गणित के साथ, आंकड़ों के साथ, ताकि आपके जीवन में, भारत के लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, चुनाव में इतना बड़ा बदलाव आने वाला है, इसके बारे में आपको भी आज पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे जिम से लेकर कॉरपोरेट ऑफिसेस तक अब हिंदू लड़कियां धर्मांतरण के एक बहुत बड़े नेटवर्क का शिकार हो रही हैं। TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नासिक के ऑफिस में इसी तरह का एक गैंग लगभग 4 साल से एक्टिव था, जिसके टारगेट पर हिंदू लड़कियां थीं। दोस्ती के नाम पर नजदीकियां, फिर भरोसा और उसके बाद शोषण। यह सिर्फ आरोप नहीं बल्कि एक खास पैटर्न की तरफ इशारा करता है। आज हम आपके लिए धर्मांतरण के इसी कॉरपोरेट कल्चर को डिकोड करेंगे और आखिर में आपको दिखाएंगे कि वाराणसी के BHU अस्पताल में गलत सर्जरी की वजह से 71 वर्ष की एक महिला की मौत हो गई। इस महिला की रीढ़ की हड्डी की सर्जरी होनी थी, लेकिन डॉक्टरों ने गलती से इसके पैर की सर्जरी कर दी। इसके बाद महिला की तबीयत खराब हो गई और कुछ दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई। आज सबसे बड़ा सवाल है कि भारत में मेडिकल नेग्लिजेंस पर जीरो टॉलरेंस कब लागू होगा। अगर आप भारत के परिवारों में जाएंगे तो हर घर में, हर परिवार में आपको कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जरूर मिल जाएगा जिसने डॉक्टर की लापरवाही कभी ना कभी जरूर झेली है। लेकिन आज की हमारी पहली और सबसे महत्वपूर्ण खबर हमारे देश के 146 करोड़ लोगों के बारे में है और इसका असर 2029 के लोकसभा चुनावों पर भी पड़ेगा। लोकसभा में अब सांसदों की संख्या 543 से बढ़कर 816 तक हो सकती है और ये कुल सीटों में 50% की वृद्धि है। यानी अगर आपके क्षेत्र में अभी लोकसभा की एक सीट है तो हो सकता है आने वाले समय में आपके जिले में या आपके शहर में या आपके क्षेत्र में लोकसभा की सीटों की संख्या 2 या फिर 3 भी हो सकती है। भारत के पिछले 53 वर्ष के राजनीतिक इतिहास में यह सबसे बड़ा बदलाव होगा। आज लोकसभा में इसे लेकर एक बिल पेश किया गया है। आखिरी बार 1973 में संवैधानिक संशोधन के जरिए लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाई गई थी और उसके बाद से ये संख्या अभी तक 53 वर्षों तक स्थिर है। इस संशोधन के द्वारा लोकसभा सीटों की कुल संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था। ये मैं आपको बात बता रहा हूं 1973 की, और तब से उतनी ही सीटें चलती जा रही हैं। लोकसभा में 545 सांसदों में 543 चुनाव जीतकर आते हैं,
जबकि 2 एंग्लो इंडियन सांसद मनोनीत होते हैं। लेकिन अब एंग्लो इंडियन मनोनीत करने की परंपरा भी बंद हो चुकी है। तो पिछले 53 वर्षों में देश की जनसंख्या 58 करोड़ से बढ़कर 146 करोड़ हो चुकी है, लेकिन लोकसभा सांसदों की संख्या वहीं के वहीं है। हम 58 करोड़ से 146 करोड़ हो गए, लेकिन लोकसभा की सीटें भी उतनी ही हैं और सांसदों की संख्या भी उतनी ही है। इस समय 22,29,000 लोगों पर औसतन एक सांसद है। अब अगर लोकसभा के कुल सांसदों की संख्या 816 होती है तो वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक लगभग 14,82,000 लोगों पर एक सांसद होगा। अब अगर लोकसभा की सीटें बढ़ती हैं तो इसका असर सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश के हर राज्य, हर केंद्र शासित प्रदेश और हर वोटर तक इसका असर पहुंचेगा। लेकिन इसका जो बेस होगा वो होगा 2011 की सेंसस, यानी 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके डेटा के आधार पर अब सीटों की संख्या को बदला जाएगा, क्योंकि आखिरी बार हमारे देश में जनगणना 2011 में ही हुई थी और जो अगली जनगणना शुरू हुई है वो अभी शुरू हुई है, उसका नतीजा आने में अभी समय लगेगा। इसलिए आज इस बदलाव के बारे में हम आपको बहुत ही सरल और आसान भाषा में हर वो जानकारी देंगे जो आपके काम की हो सकती है। लोकसभा की सीटें कैसे बढ़ेंगी ये समझना सबसे जरूरी है। आज लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने ये संकेत दिए कि लोकसभा की सीटें 50% के फॉर्मूले के आधार पर बढ़ाई जाएंगी। ये क्या फॉर्मूला है? यानी हर राज्य में लोकसभा की सीटें उसकी कुल सीटों की 50% के हिसाब से बढ़ा दी जाएंगी। जैसे उत्तर प्रदेश में इस समय 80 लोकसभा सीटें हैं तो 50% बढ़ाकर अब ये 120 हो जाएंगी। जैसे आज कुछ राज्यों के उदाहरण हम आपको दिखाते हैं कि वहां कैसे बदलाव आएगा। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, अब ये बढ़कर 60 हो सकती है। राजस्थान की सीटें बढ़कर 38 हो सकती हैं। गुजरात की सीटें बढ़कर अब 39 हो जाएंगी, जबकि अभी जो आपकी स्क्रीन पर है वो ये संख्या है। यानी हर राज्य में जितनी भी लोकसभा की सीटें इस समय हैं उन सब को 50% के हिसाब से बढ़ा दिया जाएगा और फिर प्रस्तावित सीटें आपकी स्क्रीन पर आपको लाल रंग से नजर आ रही है। जैसे महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें बढ़कर 72 हो सकती हैं, जबकि तमिलनाडु में लोकसभा की सीटें बढ़कर हो जाएंगी 59 यानी 59। तमिलनाडु इतने सारे लोग काले कपड़े पहनकर आए हैं। मैं तमिलनाडु की जनता को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी शक्ति कम नहीं होगी, बढ़ रही है। मान्यवर, अभी 39 सांसद तमिलनाडु राज्य से चुनकर यहां आते हैं और 543 के सदन में उसके प्रतिशत है 7.18% और अब 50% वृद्धि के बाद सांसद लगभग हो जाएंगे 59 और इनकी नए सदन में 816 के सदन में प्रतिशत में संख्या हो जाएगी 7.23। दक्षिण का जो पूरा नैरेटिव बनाया जाता है उसको अगर हम सोचते हैं तो अभी 543 सीटों में जो आपके द्वारा बनाया गया है उसमें 129 सांसद इस सदन में बैठते हैं। मान्यवर, लगभग 23.76% दक्षिण के सांसदों का यहां शक्ति है। अब 50% वृद्धि होने के बाद 129 की जगह 195 सांसद बैठेंगे और उनकी शक्ति 23.97% मतलब 24% होगी। तो शक्ति बढ़ नहीं रही है, कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। अब देखिए, ये जो फॉर्मूला लगाया जा रहा है जिसमें अब राज्यों की सीटों की संख्या बढ़ जाएगी, अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष के जो नेता हैं वो इस पर कंफ्यूजन फैला रहे हैं। खास तौर पर जो दक्षिण भारत के विपक्ष के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि जब ये संख्या बढ़ाई जाएगी, जब इसमें संशोधन किया जाएगा तो दक्षिण भारतीय राज्यों का महत्व और उनका संख्या बल कम हो जाएगा। अब इसीलिए दक्षिण भारत के
जो राज्य और विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें ये आंकड़ा देखना चाहिए। थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने जो बात बताई, अब आप देखिए वही बात आंकड़ों के जरिए देखिए। इस समय कर्नाटक में 28 सीटें हैं और इस समय उनका लोकसभा में प्रतिनिधित्व है 5%। बदलाव के बाद भी यह लगभग 5% ही रहेगा। इसी तरह आंध्र प्रदेश की हिस्सेदारी कुल सीटों के हिसाब से लोकसभा में है 4.6% और ये नई सीटों के बाद भी उतनी ही रहेगी। तमिलनाडु की लोकसभा में जो हिस्सेदारी है वो 7% है और लोकसभा में सीटें बढ़ने के बाद भी ये 7% के आसपास ही रहेगा। अब आप उत्तर भारत के 2 और राज्यों का उदाहरण देखिए। जैसे उत्तर प्रदेश की इस समय लोकसभा में हिस्सेदारी उनकी 80 सीटों के साथ है 14.73% और उनकी सीटें 80 हैं, आप जानते हैं। बदलाव के बाद भी ये हिस्सेदारी 14.71% ही रहेगी और उनकी सीटें बढ़कर हो जाएंगी 120। बिहार की हिस्सेदारी में भी कोई बदलाव नहीं आ रहा है, इसलिए जो नेता ये अफवाह फैला रहे हैं उन्हें आज ये सारे आंकड़े दोबारा से देखने चाहिए। एक आंकड़ा उत्तर प्रदेश बिहार का आपकी स्क्रीन पर है, मैं आपको दोबारा दूसरे आंकड़े दिखाता हूं जो थोड़ी देर पहले हमने आपको स्क्रीन पर दिखाए थे। अब दोबारा से उनको देखिए। जो दक्षिण भारत के स्क्रीन के जो आंकड़े हैं उन्हें हम आपको एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, कर्नाटक इस समय 28, प्रस्तावित सीटें हैं 42 और 5.16% उनका प्रतिनिधित्व है लोकसभा में और नई सीटों के साथ भी 5.15% ही रहेगा। आंध्र प्रदेश में भी इस समय 25 सीटें हैं, उनका प्रतिनिधित्व है लोकसभा में 4.60%। प्रस्तावित सीटें जो हैं उनकी हैं 38, इसके बाद भी 4.66% उनका प्रतिनिधित्व रहेगा, यानी पहले से बढ़ जाएगा। तेलंगाना में भी यही है, 3.25% के आसपास उनका रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में, आगे भी उतना ही रहेगा। तमिलनाडु का है 7.18% और उनकी सीटें बढ़कर हो जाएंगी 59 और तब उनका लोकसभा में प्रतिनिधित्व हो जाएगा 7.23%, यानी इनका भी बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। और इसी तरह केरल का अभी 20 सीटों के साथ है 3.68% और उनकी संख्या अब केरल की बढ़कर हो जाएगी 30 सीट, लेकिन तब भी उनका प्रतिनिधित्व 3.68% रहने वाला है। ये बात बहुत ज़रूरी है क्योंकि आने वाले समय में एक ये नई अफवाह आपके सामने ज़रूर आएगी। आप जिस भी राज्य में रहते हैं, अगर दक्षिण भारत राज्यों में रहते हैं तो ख़ास तौर पर आपको ये बात बताई जाएगी कि अब जो नया परिसीमन हो रहा है, सीटों की संख्या बढ़ रही है, उसमें आपके राज्य का महत्व कम होने वाला है। आपके राज्य की सीटों की संख्या और आपका लोकसभा में प्रतिनिधित्व और देश की राजनीति में आपकी जो वेटेज है आपके राज्य की, वो कम होने वाली है। लेकिन ये आंकड़े आप याद रखिएगा, इन आंकड़ों का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगर कोई आपको ऐसा कहता है तो उसे आप ये आंकड़े दिखाइए, क्योंकि हर राज्य की जो सीटें बढ़ रही हैं वो बराबर सेम प्रोपोर्शन में, सेम रेशो में बढ़ रही है। हमारे पूर्व में कांग्रेस के सदस्य ने ठीक कहा है कि जब डिलिमिटेशन की बारी आई तो इन्होंने पूरी रणनीति बना करके कि किस तरीके से लोकसभाओं के क्षेत्र बनाए जाएं, क्षेत्र कैसे बने जिससे कि उन्हीं को पॉलिटिकल लाभ मिले, वो हम लोगों ने आसाम में भी देखा और जम्मू कश्मीर में भी देखा है। इसलिए हम चाहते हैं कि पहले जनगणना हो और जनगणना जब आंकड़े सही आ जाएंगे अध्यक्ष महोदय, तब जाकर के डिलिमिटेशन ठीक होगा। और अगर आंकड़े ही ठीक नहीं हैं तो फिर आरक्षण कैसे ठीक होगा, क्योंकि आरक्षण का आधार ही हमारा जनसंख्या पर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आधी आबादी में ये मुस्लिम को भी ना गिनते हो, मुस्लिम महिलाओं को। इसलिए हमारी मांग होगी कि आधी आबादी में पिछड़े और मुस्लिम महिलाओं को भी जोड़ करके इस आरक्षण को पूरा किया जाए। Of this constitutional amendment bill, because it violates the parliamentary form of democracy and federalism, which are both parts of basic structure of the constitution, sir. Sir, this is not about the one reservation. The main goal is to make South ruled and other areas the ruler, and completely erase the representation of OBCs and Muslims from the elected legislature. Sir, federalism is the basic structure of the constitution. By removing the delimitation freeze,
It gives more seats and power to larger population while denying a fair voice to smaller population. This again is a violation of federalism, which is part of basic structure, sir. आज केंद्र सरकार ने लोकसभा में 3 बड़े संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किए हैं। संविधान का 31वां संशोधन विधेयक, परिसीमन संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक। इस बिल पर बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने देश में लोकसभा सीटों में वृद्धि की पूरी विस्तार से जानकारी दी है और इस समय हमारे देश में सीटों को बढ़ाने को लेकर एक अफवाह फैलाई जा रही है और यह दावा किया जा रहा है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी, यानी जिन राज्यों की जनसंख्या ज्यादा होगी उनकी सीटें ज्यादा बढ़ेंगी और जिन राज्यों की जनसंख्या कम है उनकी सीटें कम बढ़ेंगी। ये अफवाह भी आप तक जरूर पहुंचेगी और आरोप यह लगाया जा रहा है कि इसमें 2011 की जनगणना को आधार बनाया जा सकता है। वर्ष 2011 में देश की आबादी करीब 121 करोड़ थी। अब अगर कुल सांसदों की संख्या हमें 816 करनी है तो लगभग 14,82,000 लोगों पर एक सांसद होगा। आप देखिए ये कैसे होगा। हमने 121 करोड़ जो हमारी आबादी है 2011 की, उसे हमने डिवाइड किया, भाग दिया 816 से, क्योंकि 816 प्रस्तावित सीटें हैं। तो एक सीट पर जो आबादी आएगी वो आएगी 14.82 लाख। आप समझ लीजिए कि लगभग 15 लाख की आबादी पर एक लोकसभा की सीट आ जाएगी। यानी अब देश में एक लोकसभा सांसद लगभग 15.25 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, जो अभी औसतन 22 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता था या कई बार उससे भी ज्यादा। तो अब सीटों की जो संख्या बढ़ जाएगी और उसमें जो लोगों की जो जनसंख्या है वो हर सीट पर कम हो जाएगी। इसे एक और उदाहरण से समझिए। वर्ष 2011 में उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 20 करोड़ थी। अब अगर हर 14 लाख लोगों पर एक सांसद होगा तो उत्तर प्रदेश में सांसदों की संख्या 80 से बढ़कर 140 हो सकती है इस फॉर्मूले के हिसाब से। अगर सीटें वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर बढ़ाई जाती हैं तो जिस राज्य की आबादी ज्यादा है उसकी सीटें ज्यादा हो जाएंगी और जिस राज्य की आबादी कम है वहां पर सीटों की वृद्धि कम होगी। और यही डर दिखाकर हमारे विपक्षी पार्टियों के नेता इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि आज गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इस पूरे प्रपोजल की सच्चाई देश को बता दी है। तो आपको यह जानना जरूरी है कि सीटों की संख्या जनसंख्या के आधार पर तय नहीं हो रही है। अगर जनसंख्या के आधार पर तय होती तो वाकई किसी राज्य में ज्यादा बढ़ जाती सीटें, किसी राज्य में कम बढ़ जाती, लेकिन वो बात नहीं है। फॉर्मूला दूसरा है। फॉर्मूला है कि हर राज्य में मौजूदा सीटें जितनी भी हैं उन सीटों पर 50% सीटें और बढ़ जाएंगी हर राज्य की। तो यानी हर राज्य की उसी अनुपात में सीटें बढ़ेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पार्टियों से लोकसभा में सीटों को बढ़ाने के बिल पर चर्चा करते हुए इसे पास कराने की अपील की है और उन्होंने कहा है कि वो इसका श्रेय खुद नहीं लेना चाहते। उन्होंने विपक्षी दलों से कहा, पार्टियों से कहा कि भाई आप इसमें मदद कीजिए और अगर आप चाहते हैं तो इसका सारा श्रेय आप ले लीजिए, मुझे तो इसका कोई श्रेय भी नहीं चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, देखिए इसका अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा, लेकिन साथ चलेंगे तो किसी को भी नहीं होगा, ये लिख के रखो। किसी को नहीं रहेगा, क्योंकि एक फिर अलग पहलू हो जाता है, फिर किसी को फायदा नहीं होता। और इसलिए हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं, सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट आप ले लो, चलो क्रेडिट की चिंता है क्या है जी, ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। लोकसभा और विधानसभा में सीटों को बढ़ाने वाले बिल को इस समय लोकसभा में पेश किया गया है और फिर इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। दोनों सदनों में वोटिंग के दौरान उपस्थित सांसदों के 2/3 बहुमत से यह बिल पास होगा। इसके लिए
2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी और इसके बाद इस बिल को देश के आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभाओं से पास कराना होगा। फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा। लोकसभा इस बिल को पास कराने के लिए लोकसभा में 362 वोट चाहिए, जबकि राज्यसभा में 163 वोट चाहिए होंगे। इस समय लोकसभा की सीटें बढ़ाना देश की राजनीति के लिए बेहद जरूरी है। लोकसभा में सीटें बढ़ने से जनता का प्रतिनिधित्व बेहतर होगा। इस समय लगभग 22 लाख लोगों पर एक सांसद है और जो नई सीटें आएंगी उसके बाद 14 लाख लोगों पर एक सांसद हो जाएगा। जब क्षेत्र छोटा होगा, आबादी उसमें कम होगी, तो सांसद को लोगों से मिलने का ज्यादा समय मिलेगा, स्थानीय समस्याओं का जल्द समाधान हो पाएगा और सांसदों के ऊपर जो इस समय इतना ज्यादा काम है, क्योंकि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो इतनी बड़ी बड़ी हैं, उनकी जनसंख्या इतनी ज्यादा है, वो बोझ भी कम होगा। इस समय जो हमारे यहाँ सिस्टम चल रहा है उसमें लोकसभा सीटों का आधार वर्ष 1971 की जनसंख्या है। 55 वर्षों में देश की आबादी लगभग दुगनी से ज्यादा हो चुकी है। कई राज्यों की आबादी तो बहुत ही बदल चुकी है, इसलिए अब नई व्यवस्था जरूरी है। नए संसद भवन में लोकसभा में आसानी से 850 सांसद बैठ सकते हैं। यानी जब हमने अपनी नई लोकसभा बनाई थी तब इसे इसी प्रकार से डिजाइन किया गया था कि आगे चलकर जब सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी, 850 हो जाएगी, तब भी इसमें सबके बैठने के लिए पर्याप्त जगह हो, सबके लिए सीट बनी हो। और इसीलिए अब जब सीटें बढ़ाई जाएंगी तो ये हमारी जो लोकसभा की बिल्डिंग है, जो सदन है, ये उसके लिए बिल्कुल तैयार है। अब देखिए, ये बिल महिलाओं के लिए भी एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव में 270 सीटें सिर्फ महिलाओं के लिए अलग से आरक्षित होंगी। अब तक आपने सोचा होगा, देखते होंगे आप, जब आप किसी छात्रा से पूछते हैं कि वो भविष्य में बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं, तो हमारे देश की लड़कियां यही कहती हैं कि वो डॉक्टर बनेंगी, इंजीनियर बनेंगी, सीए बनेंगी, वकील बनेंगी, पायलट बनेंगी। लेकिन अब आने वाले वर्षों में बहुत सारी छात्राएं और महिलाएं आपसे ये कह सकती हैं कि आगे बड़े होकर वो विधायक या सांसद बनना चाहती हैं, क्योंकि आज मोदी सरकार ने उनके लिए विधायक और सांसद बनने के सारे रास्ते खोल दिए हैं। उनके लिए ये काम बेहद आसान कर दिया है। पहले नारा लगाया जाता था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज से देश में एक नया नारा आ सकता है और वो है बेटी पढ़ाओ चुनाव लड़ाओ। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को अब 33% आरक्षण मिलेगा, जो कि बहुत बड़ा कदम है। इसे एक आंकड़े से समझिए। इस समय लोकसभा में 543 सांसद हैं, जिसमें से सिर्फ 74 महिला सांसद हैं। आने वाले दिनों में लोकसभा में महिला सांसदों की जो संख्या है वो बढ़ेगी। वो कैसे? आने वाले समय में कुल सांसदों की संख्या होगी 816 और अब अगर 33% आरक्षण इसमें मिलेगा तो लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या बढ़कर हो जाएगी 270। यानी आज हैं 74 इस लोकसभा में, अगली लोकसभा में आपको 270 महिला सांसद दिखाई देंगी। हो सकता है कि और भी ज्यादा संख्या में महिलाएं चुनाव जीतकर लोकसभा में आ जाएं। इससे भी कहीं ज्यादा संख्या हो सकती है, क्योंकि कुछ महिलाएं ऐसे भी होंगी जो गैर आरक्षित सीटों से चुनाव लड़कर आ जाएंगी। आज लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण देना अब समय और देश की जरूरत है। हम इस भ्रम में न रहे कि हम देश की नारी शक्ति को हम कुछ दे रहे हैं। जी नहीं, उसका हक है। और हमने कई दशकों से उसको रोका हुआ है। आज उसका प्रायश्चित करके हमें उस पाप में से मुक्ति पाने का यह अवसर है। लेकिन अपने यहाँ जब कोई भी शुभ काम होता है उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका लगाने की परंपरा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं काला टीका लगाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, महिला आरक्षण क्यों जरूरी है, इसका जवाब आंकड़ों और तर्कों में छिपा हुआ है। लोकतंत्र में नारी शक्ति सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि आज की आवश्यकता है, क्योंकि महिलाएं ज्यादातर असली मुद्दों और समस्याओं के बारे में बात करती हैं। वो जमीन से जुड़ी होती हैं। असल में जिंदगी की क्या चुनौतियां होती हैं उसे सबसे पहले महिलाएं समझती हैं। वर्ष 1999 से 2019 के बीच महिला सांसदों द्वारा संसद में पूछे गए
35 से लेकर 40% सवाल स्वास्थ्य पर थे, शिक्षा पर थे और सामाजिक सुरक्षा के बारे में थे। तो यहां आप देखिए, हमारे देश की जो महिला सांसद हैं वो किसके बारे में बात करती हैं? आपके स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा। ये महिलाएं ही कर सकती हैं, क्योंकि महिलाएं परिवारों को समझती हैं। एक आम जीवन देश में क्या होता है, युवाओं का जीवन क्या होता है, एक परिवार का जीवन क्या होता है, उसे समझती हैं। एक और रिसर्च के मुताबिक जब महिलाओं की भागीदारी राजनीतिक फैसलों में बढ़ जाती है तो उनके आर्थिक अधिकार भी मजबूत होते हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अगर पूरी दुनिया की महिलाएं पुरुषों की तरह काम करने लगें तो ग्लोबल जीडीपी लगभग 20% तक बढ़ जाएगी, जिससे गरीबी बहुत कम हो सकती है। और अगर राजनीति में महिलाओं की भागीदारी 10% तक बढ़ जाए तो जीडीपी में लगभग 1% की वृद्धि हो सकती है। जिन देशों की संसद में महिलाओं की भागीदारी 30% या उससे ज्यादा होती है, वहां भ्रष्टाचार कम होता है। यानी जितनी ज्यादा भागीदारी उतना ही साफ सुथरा सिस्टम। यानी महिला आरक्षण से हमारे देश में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। आज समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण देने की मांग की। इसके जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम धर्म के आधार पर कभी भी आरक्षण नहीं देंगे, क्योंकि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने की कोई अनुमति नहीं है। महिला विधेयक के पक्ष में हम। आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय, आप सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जाति गणना मांगेंगे, जाति गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा दे करके आना चाहते हैं। अखिलेश जी ने कहा जनगणना क्यों नहीं हो रही। मैं पूरे सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, जनगणना का काम शुरू हो चुका है, जारी। 2, उन्होंने कहा कि हम जाति जनगणना का मांग करेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार ने जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है और आप बैठिए बैठिए बता दो। अरे बैठिए भाई, बैठिए। और जाति के साथ ही ये जनगणना हो रही है। समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति तय कर ले। मान्यवर, जब व्यक्तियों की जनगणना होगी, नागरिकों की जनगणना होगी, तब उसमें जाति का कॉलम रखा है। ये मेरा विभाग है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये जनगणना जाति जनगणना के साथ ही होने वाली है। मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की, मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं दे रहा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, अनडेमोक्रेटिक बात माननीय मंत्री जी ने कही। हो सकता है उन्होंने धर्म की बात कही हो, लेकिन पूरा देश आदि आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, क्या मुस्लिम महिला आदि आबादी में नहीं आती हैं? नहीं होनी ना, देंगे। समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहां आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि धर्म के आधार पर मुस्लिम महिलाओं को अलग से आरक्षण मिलना चाहिए, और उसका बिल्कुल सही जवाब दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने। और वो ये कहते हैं कि आप चाहें तो अपनी सारी टिकटें आप मुस्लिम महिलाओं को दे सकते हैं, आप चाहें तो अपनी सारी टिकटें मुस्लिम प्रत्याशियों को दे सकते हैं। इसलिए आने वाले समय में जब खास तौर पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव आने वाला है, तो इस देश की जनता को और उत्तर प्रदेश के लोगों को भी ये खास तौर पर देखना चाहिए कि समाजवादी पार्टी जैसी विपक्षी जो पार्टियां हैं वो यहाँ खड़े होकर तो बहुत मुद्दे उठाती हैं कि मुसलमानों के अलग से आरक्षण होना चाहिए, धर्म का मुद्दा, ध्रुवीकरण का मुद्दा वो उठाते हैं, लेकिन जब वो टिकट बांटते हैं
तो कितने मुसलमानों को टिकट देते हैं, ये बात डायरी में नोट करके रखनी चाहिए। तो जैसा आपने देखा कि विपक्ष इस पूरे बिल को गिरा देना चाहता है। विपक्ष नहीं चाहता कि ये नई सीटों का जो सिस्टम है ये लागू हो, और इसी के साथ जुड़ा हुआ है महिला आरक्षण। अगर ये सीटों का बिल पास नहीं हुआ तो फिर महिलाओं को 33% आरक्षण भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब सीटें ही नहीं बढ़ेंगी तो फिर आरक्षण और कैसे मिलेगा। आज कांग्रेस पार्टी के नेता प्रियंका गांधी ने भी कहा कि उनकी पार्टी इस मुद्दे पर सरकार का बिल्कुल समर्थन नहीं करेगी। दरअसल इसी सरकार ने महिला आरक्षण का जो विधेयक सर्वसहमति से 2023 में पारित कराया था, उसमें 2 चीजें थी जो इस विधेयक में नहीं है। उसमें लिखा था कि इसे लागू करने से पहले नई जनगणना और परसीमन कराई जाएगी। अब अचानक क्या हो गया? मन बदल गया, और इतनी जल्दबाजी क्यों? ये हमारे देश की सच्चाई है कि प्रतिनिधित्व का सवाल जनसंख्या के सवाल से जुड़ा हुआ है। जब तक जातीय जनगणना नहीं होती, सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल सकता। यह अनिवार्य है। अब देखिए, भारत में पुरुषों की आबादी लगभग 52% है और महिलाओं की आबादी है लगभग 48%। आधी आबादी होने के बावजूद संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी सिर्फ 14% है। जो बहुत सारे लोग आज ये कहते हैं कि जाति के हिसाब से जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं कि हमारे देश में किस जाति के कितने लोग हैं और फिर उसी के हिसाब से उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो अगर वो फॉर्मूला महिलाओं पर लगाया जाए तो महिलाओं की आबादी तो लगभग आधी है, और जिस देश में आधी आबादी महिलाओं की है उस देश की लोकसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी सिर्फ 14%, जबकि पूरी दुनिया का अगर हम औसत निकालें तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है 27%। इसका मतलब यह है कि हमारे देश में हर 2 लोगों में 1 महिला है, लेकिन संसद में हर सांसदों में से सिर्फ 1 महिला सांसद है, 7 में से 1। क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा संसद में महिलाओं की भागीदारी किस देश में है? अफ्रीका का एक देश है रवांडा। कई बार हम उस देश का मजाक भी उड़ाते हैं, और यहां की संसद में 64% महिलाएं हैं, और इस मामले में यह पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। यहां पर महिलाओं को 33% आरक्षण मिला हुआ है। क्यूबा की संसद में भी 57% महिलाएं हैं, और पूरे लैटिन अमेरिका में यह पहले नंबर पर आता है। दुनिया में तीसरे नंबर पर निकारागुआ है, जहां की संसद में 55% महिलाएं हैं। कोस्टा रिका की संसद में लगभग 52% महिलाएं हैं, और ये दुनिया में चौथे नंबर पर है। 5वें नंबर पर बोलिविया है। यहाँ की संसद में 51% महिलाएं हैं, और महिलाओं और पुरुषों की संख्या लगभग एक समान है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन देशों ने अपना सिस्टम बदलकर महिलाओं को बराबर का मौका देने के लिए अलग से कानून बनाए। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे विकसित और पढ़े लिखे देशों की संसद में महिलाओं की भागीदारी कितनी है। ये तो अभी हमने आपको जो देश दिखाए ये अफ्रीका के देश हैं, बहुत विकसित देश नहीं है, पढ़ाई लिखाई के मामले में भी उतने आगे नहीं है। लेकिन जिन देशों को हम विकसित कहते हैं, अमीर कहते हैं, जो ह्यूमन राइट्स के चैंपियन अपने आप को कहते हैं, वहां क्या हाल है जरा देखिए। अमेरिका की संसद में लगभग 28% महिलाएं हैं, और इस मामले में पूरी दुनिया में अमेरिका की रैंकिंग है 83। ब्रिटेन की संसद में लगभग 40% महिलाएं हैं, और इसकी दुनिया में रैंकिंग आती है 28। फ्रांस की संसद में लगभग 36% महिलाएं हैं, और यह दुनिया में 44वें नंबर पर है। फ्रांस में बाकायदा एक कानून है कि आपको 50% महिला उम्मीदवारों को चुनाव में उतारना ही होगा, लेकिन भारत की तरह महिलाओं के लिए कोई सीट का आरक्षण वहां पर नहीं है। इटली की संसद में लगभग 32% महिलाएं हैं, और इसकी रैंकिंग है दुनिया में 57। और चीन की संसद में लगभग 26% महिलाएं हैं, और इस मामले में उसकी वर्ल्ड रैंकिंग है 89। ज्यादातर विकसित देशों की संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी एक सामान्य सी बात है, क्योंकि इन देशों में सामाजिक दबाव की वजह से राजनीतिक पार्टियां खुद ही अपने आप से ही ज्यादा संख्या में महिलाओं को टिकट देती हैं। तो यह एक बहुत ही क्रांतिकारी फैसला है। क्रांतिकारी फैसला 2 तरीके से है। एक, जब सीटें बढ़ जाएंगी तो लोगों को, जो सांसद हैं, उन्हें अपनी जनता का सेवा करने का ज़्यादा बेहतर मौका मिलेगा। लोगों की सेवा ठीक से हो पाएगी, काम
ठीक से हो पाएगा जब सीटों की संख्या बढ़ जाएगी तो, और दूसरा महिलाओं की संख्या बढ़ जाएगी संसद में, और ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। और ये महिलाओं को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला है हमारे देश में, क्रांतिकारी फैसला है। लेकिन आज आपको ये भी याद रखना चाहिए कि भारत के इतिहास में महिलाओं को मजबूत करने के लिए कौन कौन से बड़े फैसले अब तक लिए गए हैं। तो पहला बड़ा फैसला लिया गया था सती प्रथा से मुक्ति के बारे में। भारत में महिलाओं की ये सबसे बड़ी जीत थी। महान समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय की मुहिम से वर्ष 1829 में सती प्रथा पर रोक लगी थी। ये बहुत बड़ा फैसला था। ये एक अमानवीय प्रथा थी जिसमें पति की मौत के बाद उसकी जीवित पत्नी को भी चिता में जला दिया जाता था। दूसरा, हिंदू कोड बिल। स्वतंत्र भारत में महिलाओं की ये पहली जीत थी। वर्ष 1955-56 में हिंदू कोड बिल से महिलाओं को संपत्ति में हिस्सेदारी, विवाह और तलाक का अधिकार मिला। इससे महिलाओं को कानूनी कानूनी समानता और उसके अधिकारों के बारे में मजबूती मिली। तीसरा, पंचायती राज में 33% महिला आरक्षण। 1993 में ही ग्राम पंचायतों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिल चुका है। इससे ग्रामीण भारत में महिलाओं को राजनीतिक शक्ति मिली, फैसला लेने और नेतृत्व करने का अधिकार मिला। चौथा, घरेलू हिंसा से रक्षा। हमारे देश में 2006 से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लागू है। अब घरेलू हिंसा को एक गंभीर अपराध माना जाता है। इस कानून से घर में महिलाओं को सम्मान से जीने और सुरक्षा की गारंटी मिली। पांचवां बड़ा फैसला था ट्रिपल तलाक पर रोक। 2019 में मोदी सरकार ने कानून बनाकर 3 तलाक पर रोक लगाई। इससे देश की मुस्लिम महिलाओं को सुरक्षा मिली, सम्मानजनक जीवन और न्याय पाने का अधिकार मिला। और अब छठा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। वर्ष 2023 में लोकसभा और विधानसभा सभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिला। इससे राजनीति में महिलाओं की स्थिति मजबूत हुई। तो 33% महिला आरक्षण के बाद सबसे बड़ी चुनौती यह है कि देश की आम महिलाओं को भी राजनीतिक पार्टियां अब टिकट दें। ये खास तौर पर हम आज ये कहना चाहते हैं कि इसका फायदा तब होगा जो देश की गैर राजनीतिक परिवारों से आने वाली महिलाएं हैं, जो देश की आम महिलाएं हैं, जिनका राजनीतिक परिवारों से कोई खानदानों से लेना देना नहीं है। जब उन्हें टिकट दिया जाएगा अलग अलग पार्टियों द्वारा, तब समाज में बदलाव आएगा। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जब राजनीति में महिलाओं की बात आती है तो वहां पर भी परिवारवाद हावी हो जाता है, और ऐसी महिलाओं को ही ज़्यादा टिकट मिलता है जो अक्सर बड़े बड़े राजनीतिक खानदानों से आती हैं। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी राजनीतिक पार्टियों पर नज़र रखिए और ये देखिए कि वो किस तरह की महिलाओं को टिकट दे रही हैं। क्योंकि अगर आम महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो महिला आरक्षण का उद्देश्य नाकाम हो जाएगा। मोदी सरकार इस पूरी गाड़ी को खींचकर यहां तक ले आई। महिलाओं को आरक्षण उन्होंने दिलवा दिया। ये बात एक पार्टी की नहीं है, ये बात है हर पार्टी की। इसलिए जनता का भी इतना फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो नजर रखे लोकतंत्र में सारी पार्टियों पर। अब ये देखना होगा कि जब 33% आरक्षण अगर हो जाता है तो ये तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इनमें से कितनी पार्टियां असल में आम जनता से आने वाली महिलाओं को टिकट देंगी और कितनी पार्टियां अपने ही जानने वालों, अपने ही बड़े बड़े राजनीतिक खानदानों, अपने ही पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के घर में बैठने वाली महिलाओं को टिकट दे देंगी। हम ये नहीं कह रहे कि ऐसी महिलाओं में मेरिट नहीं है और वो चुनाव जीत नहीं सकती, लेकिन ये जो बिल आया है, ये जो कानून आया है, ये देश में आम महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए आया है। इसलिए हम तो ये चाहेंगे कि जब ये आरक्षण लागू हो जाएगा उसके बाद हमारे देश की जो महिलाएं हैं, आज जो हमारे देश की छात्राएं हैं, जो इस समय स्कूल में पढ़ रही हैं, कॉलेज में पढ़ रही हैं, उन्हें भविष्य में अपना एक और करियर दिखाई देना चाहिए और वो है राजनीति में आने का करियर। ये एक नया प्रोफेशन हो सकता है उनके लिए। तो एक तरफ हमारा देश महिलाओं को 33% आरक्षण देकर उनकी ताकत बढ़ा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अब हमारे देश में एक ऐसा नेटवर्क फैल रहा है जिसके निशाने पर हमारी ही बहू बेटियां हैं। ये गैंग पहले लड़कियों से दोस्ती करता है, फिर उन्हें ब्लैकमेल करके उन पर उनका धर्म बदलने का दबाव डालता है। आजकल आपने देखा होगा, जिम से लेकर कॉरपोरेट ऑफिसेज तक सभी जगह इस तरह के गैंग्स एक्टिव हो रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ब्लैकमेल करके लड़कियों का धर्म बदलने वाला ये कल्चर अब भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों तक पहुंच रहा है। वो कंपनियां जिन्हें हम बड़े सम्मान के साथ देखते हैं, सोचते हैं कि ये तो बहुत बड़ी कंपनियां हैं,
आईटी सेक्टर में भारत की सबसे बड़ी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस, नाम तो आपने भी सुना होगा। टीसीएस एक बहुत बड़ी कंपनी है, टाटा की कंपनी है। टीसीएस के नासिक के ऑफिस में इसी तरह का एक गैंग लगभग 4 वर्षों से सक्रिय था और जिसके निशाने पर थीं हिंदू लड़कियां। इससे पहले गुजरात के सूरत में एक जिम में ऐसा ही मामला आया और अब टीसीएस के नासिक ऑफिस में हिंदू लड़कियों का शोषण और धर्मांतरण करने वाला यह गैंग खुलेआम चल रहा था। आपको याद होगा, हमने जिम के बारे में आपको पहले ये खबरें दिखाई थी कि जिम में अब ऐसा हो रहा है जब जिम ट्रेनर्स महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि वर्ष 2022 से लेकर 2026 तक ये गैंग कैसे हिंदू लड़कियों का शोषण करने के साथ साथ उन पर धर्म बदलने के लिए दबाव बनाता था। ये मैं टीसीएस की बात कर रहा हूं। अब तक इस मामले में 9 केस दर्ज हो चुके हैं और 7 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इस केस की मुख्य आरोपी टीसीएस के नासिक ऑफिस की एचआर मैनेजर निदा खान है, जो इस समय फरार है और इस ऑफिस में एक पूरी प्लानिंग के तहत हिंदू लड़कियों का शोषण हो रहा था। सबसे पहले निदा खान आर्थिक रूप से कमजोर हिंदू लड़कियों को चुन चुन कर उन्हें कंपनी में नौकरी पर रखती थी। फिर इन हिंदू लड़कियों को इसी ऑफिस में कुछ मुस्लिम कर्मचारियों की टीम में काम करने के लिए लगा दिया जाता था, यानी उनका जो टीम लीडर था वो कोई मुस्लिम कर्मचारी होता था। पुलिस के मुताबिक इन मुस्लिम कर्मचारियों का एक संगठित गैंग था। इसमें शफी शेख, आसिफ अंसारी, तौसीफ अत्तार, शाहरुख कुरैशी, रजा मेनन और दानिश शेख नाम के लोग शामिल थे। ये उन सब के नाम हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये गैंग इन लड़कियों से पहले इन्हें परेशान करता था, काम के बोझ में इनको दबा देता था। ये लड़कियां परेशान हो जाती थी, फिर इनके साथ सहानुभूति दिखाई जाती थी कि हम आपकी मदद करेंगे। फिर इनसे दोस्ती की जाती थी, इनका भरोसा जीतने की कोशिश की जाती थी और फिर धीरे धीरे इन लड़कियों की पर्सनल लाइफ में दखल देकर और इन्हें बहला फुसला कर इनका शोषण किया जाता था। इसमें निदा खान भी मदद करती थी और हिंदू लड़कियों पर नमाज पढ़ने और हिजाब पहनने के लिए दबाव बनाती थी। इन लड़कियों के मन में डर का माहौल पैदा किया जाता था और अगर कोई लड़की एचआर में शिकायत करती तो खुद एचआर मैनेजर निदा खान ही इन शिकायतों को दबाने और आरोपियों को बचाने की पूरी कोशिश करती थी। यानी पावर का गलत इस्तेमाल करके लड़कियों का शोषण हो रहा था। अब आपको ये बताते हैं कि इस मामले का खुलासा कैसे हुआ, पता कैसे चला कि ये सब हो रहा है। पहली जानकारी इस साल फरवरी में मिली। तब पुलिस में यह शिकायत दी गई कि टीसीएस के इसी ऑफिस में नौकरी करने वाली एक हिंदू लड़की रमजान के दौरान रोजे रख रही थी। अब सोचिए आप, इसी कंपनी में काम करने वाली हिंदू लड़की रमजान में रोजे रख रही है। इस लड़की के परिवार ने आरोप लगाया, परिवार परेशान हो गया कि लड़की को हो क्या रहा है। उसका आरोप है कि ऑफिस में कुछ लोगों ने लड़की पर ऐसा दबाव बनाकर उसे रोजे रखने पर मजबूर कर दिया। उसका ब्रेन वॉश किया गया होगा, फिर उस पर दबाव बनाया होगा। पुलिस के मुताबिक शुरुआत में यह पीड़ित लड़की बहुत डरी हुई थी, लेकिन जब पुलिस ने उसे भरोसा दिया तब इसने पूरी कहानी बताई। इसके बाद दूसरी लड़कियां भी एक एक करके सामने आने लगी और पिछले महीने 26 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक 7 महिलाएं एफआईआर दर्ज करवा चुकी हैं। इसके बाद टीसीएस ने सभी आरोपियों को सस्पेंड कर दिया। इस समय महाराष्ट्र पुलिस की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस को अब तक सभी आरोपियों की आपसी बातचीत के लगभग 78 कॉल रिकॉर्ड्स, ईमेल्स और चैट्स मिले हैं। इसके साथ ही सीसीटीवी के लगभग 40 वीडियोस की जांच पुलिस कर रही है। अब सवाल है कि क्या इन आरोपियों को कहीं से कोई फंडिंग मिल रही थी या फिर इनका देश के बाहर किसी संगठन से कोई संबंध है या नहीं है? क्या ये एक सुनियोजित तरीके से किया जाने वाला काम था? तो पुलिस इस एंगल की भी जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक 7 हिंदू लड़कियों के अलावा एक पुरुष कर्मचारी ने भी शिकायत दी है कि उस पर भी अपना धर्म बदलने के लिए दबाव डाला गया। टीसीएस के इस ऑफिस में 147 लोग काम करते थे, यानी यह भी संभव है कि इस गैंग ने कई और लड़कियों का शोषण किया हो, लेकिन अभी वो सामने ना आई हो। One male complainant has filed his complaint regarding attempt to religious conversion and also religious harassment at workplace. One lady complainant has given a complaint of sexual harassment at workplace, religious harassment at workplace, and also rape under the pretext of giving a job and false promise of marriage, and also atrocity act.
it's like they have formed a group or a gang, organized gang, and they are operating in the office. Initially, when the first case had come to us, the victim or the complainant was extremely afraid, and the police had to counsel her and give her that courage that we are and support that we are there with the complainant. ये जो मामला है वो महिला पीड़ित उसका सेक्सुअल हरासमेंट और मेंटल हरासमेंट और जो ऑफिस में छेड़खानी करते थे आरोपी लोग, उसके बारे में गंभीर ऐसा मामला है। तो इसके बारे में ये जो पीड़ित महिलाएं थे, इन्होंने ये ऑपरेशन मैनेजर के पास टाइम टू टाइम शिकायतें की थी, लेकिन ये ऑपरेशन मैनेजर होते हुए और उनके ऑफिस में पॉश कमेटी है, पॉश कमेटी की भी ये सदस्य है, और ये सदस्य होते हुए भी उसने ये जो महिलाओं की जो कंप्लेंट है उसके बारे में कॉग्निजेंस न लेते हुए अक्यूज लोग जो है तो उनको उन्होंने सपोर्ट किया, और इसकी वजह से ये जो आरोपी लोग हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया और उन्होंने और दूसरी जो पीड़िताएं हैं उनके साथ भी उनका लैंगिक शोषण किया, और इसके बारे में और 9 ऑफेंसेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड हुए हैं, और ये गंभीर मामले होने के कारण इसमें एसआईटी गठित की गई है। तो देखिए, कमाल की बात है, जब टीसीएस जैसी कंपनी में हमारे बच्चों को नौकरी मिलती है, हमारे परिवार में किसी युवा को नौकरी मिलती है, तो हम कितने खुश होते हैं कि कितनी इज्जतदार रेप्यूटेड कंपनी में हमारे परिवार का कोई सदस्य काम कर रहा है। कितने गर्व से हम कहते हैं कि हमारा एक दोस्त, परिवार का सदस्य या कोई जानने वाला टीसीएस में काम करता है या इस प्रकार की नामी कंपनी में काम करता है। लेकिन टीसीएस के अंदर कितना टॉक्सिक माहौल है, टीसीएस के अंदर क्या चल रहा था, टीसीएस में कर्मचारियों की क्या सुरक्षा है, वहाँ के अंदर का माहौल कैसा है, महिलाओं की कितनी सुरक्षा वहाँ पर हो रही है, वहाँ का एचआर डिपार्टमेंट कैसा है, ये देखकर आज पूरा देश हैरान है। अब आज से टीसीएस ने अपने इस नासिक ऑफिस को बंद कर दिया है और अपने तमाम कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा है। टीसीएस के मुताबिक ये फैसला उसने अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए उठाया है। आप इस समय टीसीएस के उसी ऑफिस की तस्वीरें देख रहे हैं जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। अब इस ऑफिस के गेट पर ताला लग चुका है। ये वो ऑफिस है। बाहर से देखने में देखिए कितना शानदार ऑफिस लगता है। कोई भी युवा इस ऑफिस में काम करना चाहेगा। हमारे देश में न जाने कितने युवा हैं जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं और उनका सपना है कि वो टीसीएस में काम करें, ऐसे किसी शानदार ऑफिस में बैठें। लेकिन इन चमचमाती दीवारों के पीछे क्या चल रहा था, ये देखकर आज पूरा देश हैरान है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी इसके बारे में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें कहा गया है कि इस मामले ने पूरे देश के नागरिकों की आत्मा को झकझोर दिया है और ये सिर्फ एक धार्मिक मामला नहीं बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। एक दिन पहले ही राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस घटना की जांच के लिए एक कमेटी बनाई है। टीसीएस पर इस घटना की जांच में पुलिस का सहयोग न करने के आरोप भी लगे हैं कि टीसीएस सहयोग नहीं कर रहा, और इसके बाद टाटा सन्स के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन ने इन आरोपों को बहुत चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि टाटा जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम करती है और इस मामले की पूरी जांच होगी और अगर आरोप सही पाए गए तो वो कड़ी कार्रवाई करेंगे। यहां पर टाटा सन्स टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है और टीसीएस का नियंत्रण बहुत हद तक टाटा सन्स के पास ही है। टाटा सन्स तो अपने शानदार अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए जानी जाती है। ये कंपनी, लोग इस कंपनी पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। लेकिन टीसीएस में क्या हो रहा था, यह हैरान करने वाली बात है। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि यह सब कुछ उस टीसीएस में हो रहा था जो हमारे देश की सबसे बड़ी आईटी सर्विसेज देने वाली कंपनी है। 1968 में इसकी शुरुआत हुई और इस समय यह दुनिया के 55 देशों में काम करती है। टीसीएस में कुल मिलाकर 6.25 लाख कर्मचारी काम करते हैं और प्राइवेट सेक्टर में पूरे देश में इससे ज्यादा कर्मचारी किसी दूसरी कंपनी में काम नहीं करते और इसकी मार्केट वैल्यू इस समय लगभग 9,32,000 करोड़ रुपए की है। तो ये कितनी बड़ी बात है, ये चिंताजनक बात है। आज बड़ी बात यह है कि इस मामले को सामने आने में कई वर्ष लग गए। अभी न जाने हमारे देश में कितनी और ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी, कितने और बड़े बड़े ऐसे चमचमाते हुए ऑफिस होंगे जिनकी दीवारों के पीछे महिलाओं का ऐसे ही शोषण हो रहा होगा,
जहां पर धर्मांतरण के लिए इस तरह के ग्रूमिंग गैंग्स चल रहे होंगे। ऐसे ग्रूमिंग गैंग्स जो हैं वो ब्रिटेन में पाए जाते हैं, जहां वहां पर भी इसी प्रकार छोटी बच्चियों को निशाना बनाया जाता है, और यहां पर भी बिल्कुल यही काम चल रहा था। इसलिए आज हम सरकारों से, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, पुलिस हो, उनसे ये कहना चाहेंगे कि असल में ये एक विस्तृत जांच होनी चाहिए। सिर्फ टीसीएस की बात नहीं है, बाकी की दूसरी कंपनियों में भी क्या हो रहा है इस पर भी जांच होनी चाहिए। और अब समय आ गया है जब पूरा देश इस पर एक कैंपेन चलाए। आपको याद होगा, देश भर की महिलाओं और दुनिया भर की महिलाओं ने कुछ वर्ष पहले कैंपेन चलाया था जिसका नाम था मी टू कैंपेन। उसने कितना जोर पकड़ लिया था, क्योंकि सारी महिलाएं एक साथ मिलकर उस कैंपेन को चला रही थी। न जाने कितने लोगों को उसमें एक्सपोज किया गया। इसलिए अब समय आ गया है कि हमारे देश की महिलाएं, चाहे वो जहां भी हैं, अगर वो जिम जाती हैं, किसी कंपनी में काम करती हैं, किसी स्कूल कॉलेज में काम करती हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करती हैं, जहां भी, जिस जगह भी हमारे देश की महिलाएं हैं, उन्हें इस बात का अब एहसास हो जाना चाहिए कि अगर उनके साथ कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का काम कर रहा है तो उन्हें तुरंत आवाज़ उठानी चाहिए, तुरंत पुलिस के पास जाना चाहिए और सख्त एक्शन लेना चाहिए। अब ईरान युद्ध को लेकर एक बड़ा अपडेट अभी अभी हमारे पास आया है। अमेरिका और ईरान के युद्ध विराम के बाद अब एक नई खबर और अच्छी खबर यह आई है कि अब से थोड़ी देर पहले इजराइल और लेबनान के बीच भी 10 दिनों का एक युद्ध विराम हो गया है, और इसकी घोषणा खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर की है। ट्रंप ने लिखा है कि उनकी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और लेबनान के राष्ट्रपति से खुद बातचीत हुई है, और 34 वर्षों में पहली बार इजराइल और लेबनान के लीडर्स वॉशिंगटन डीसी में मिले हैं। इसके अलावा अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम पर इसी हफ्ते दूसरे राउंड की बातचीत भी हो सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो लिखा है वो ये कहते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा युद्ध विराम अभी करा दिया है, और मैं आपको ज़रा पढ़कर बताता हूँ कि उन्होंने कितनी अच्छी बात इसमें लिखी है। वो ये कह रहे हैं, और सारा श्रेय अपने आप को दे रहे हैं। वो कहते हैं, इट हैज़ बीन माई ऑनर टू सॉल्व 9 वॉर्स अक्रॉस द वर्ल्ड एंड दिस विल बी माई 10th वॉर। तो कह रहे हैं कि मैं 9 युद्ध इससे पहले समाप्त करा चुका हूं, और ये 10वां युद्ध है जो मैंने समाप्त कराया है। एक प्रकार से फिर से दुनिया को ये इशारा दे रहे हैं कि वो शांति स्थापित कर रहे हैं दुनिया में, और उन्हें आज नहीं तो कल नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। नोएडा में फैक्ट्री वर्कर्स की तनख्वाह बढ़ने के बाद अब घरों में काम करने वाले डोमेस्टिक हेल्प भी ये जानना चाहते हैं कि सरकार के नए नियमों के आधार पर क्या उनकी न्यूनतम तनख्वाह भी बढ़ेगी। भारत में 5 से 6 करोड़ लोग डोमेस्टिक हेल्प या फिर छोटे असंगठित कामों में लगे हुए हैं, जैसे चाय की दुकान या ढाबे वगैरह। और आप जानते हैं हमारे घरों में जो लोग काम करते हैं, चाहे वो पुरुष हों या महिलाएं हों, उनकी तनख्वाहों का क्या होगा। और जो तनख्वाह मैंने अभी आपको बताया कि 5 से 6 करोड़ डोमेस्टिक हेल्प हैं, ये संख्या 165 देशों की आबादी से ज़्यादा है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो लोग दूसरों की ज़िंदगी आसान बनाते हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी सबसे असुरक्षित है। इसलिए आज हम उनके बारे में बात करना चाहते हैं। हमारे देश के हर शहर, मोहल्ले और हाउसिंग सोसाइटी में आपको मेड्स दिखाई देंगी, हर घर में कुक दिखाई देंगे, और आया हमारे घरों में काम करती हैं। चाय की दुकानों और ढाबों पर मजदूर काम करते हैं। इन सब की संख्या करोड़ों में है, लेकिन इनका न तो कोई न्यूनतम वेतन तय है और न ही इनके लिए कोई नियम लागू होता है, और इनमें आंदोलन या विरोध करने की ताकत भी नहीं। एक ही काम के लिए किसी को हर महीने 3,000 रुपये, किसी को 6,000 रुपये, किसी को 10,000 रुपये मिलते हैं। यानी वेतन काम और मेहनत से नहीं बल्कि मालिक की मर्जी से तय होता है। हमारे देश में पार्ट टाइम मेड्स जो रोज़ 2 से 4 घंटे काम करती हैं, उन्हें औसतन 4,000 से 7,000 रुपये हर महीने मिलते हैं। जो मेड या मजदूर दुकानों या ढाबों पर 8 से 10 घंटे काम करते हैं, उन्हें औसतन 12,000 से 18,000 रुपये मिलते हैं। वहीं 24 घंटे परिवार के साथ रहने वाली मेड्स या होटलों में काम करने वाले मजदूरों को भी 18 से 20,000 रुपये के पर मंथ के आसपास तनख्वाह मिलती है। ये कम ज़्यादा हो सकती है, हम आपको एक औसत रेंज बता रहे हैं। भारत में न्यूनतम वेतन कानून मौजूद है, लेकिन डोमेस्टिक हेल्प और छोटी दुकानों पर काम करने वाले लोग अक्सर इसके दायरे से बाहर रह जाते हैं। इसलिए आज हम 2 सुझाव देना चाहते हैं। पहला, हर शहर में एक बेसिक रेट तय होना चाहिए और काम के घंटे भी उसी के मुताबिक तय होने चाहिए। और दूसरा, हर घर और हर दुकान को अपनी तरफ से एक न्यूनतम सैलरी तय करनी चाहिए। ये उनकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है।
इन सुझावों को तुरंत लागू करना आवश्यक है, क्योंकि ये लोग शहर की जिंदगी को चलाते हैं, हम सब की जिंदगी को आसान बनाते हैं। इसलिए आज इनके लिए हम ये मांग करना चाहते हैं कि डोमेस्टिक हेल्प के लिए भी कोई नया कानून ज़रूर बनना चाहिए। जो लोग घरों में काम करते हैं उनके लिए भी हमें सोचना होगा। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और खुद का माइनस पॉइंट जान लेना जिंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। नमस्कार।